are governed by coenzyme एज ए कोफैक्टर। बहुत सारे रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं या गवर्न होते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं, जहाँ पे कोफैक्टर कौन है? कोएंजाइम है। क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज को विटामिन्स आर, एक चीज और एनसीईआरटी बोल रही है, विटामिन्स आर important component, vitamins are important component of coenzyme। जो vitamins है वो important component है किसके? coenzymes के। vitamins are important component of coenzymes। okay, for example coenzymes like NAD and NADP, coenzymes like NAD and NADP. NAD is nicotinamide adenine dinucleotide और NADP is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, nicotinamide adenine dinucleotide। तो ये बात आपको समझ में आई, जो विटामिन्स हैं वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं एंजाइम्स के, कोएंजाइम्स के। मतलब कोएंजाइम्स जो होते हैं वो उनके पास क्या होता है? विटामिन्स होता है। मतलब कोएंजाइम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? विटामिन है। ठीक है ना, विटामिन्स है। जैसे फॉर एग्जांपल कोएंजाइम्स लाइक NAD and NADP consist of vitamin B3। समझ में आया? ये लाइन समझ में आया आपको? विटामिन्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं कौन? विटामिन्स। फॉर एग्जांपल जो कोएंजाइम्स हैं NAD और NADP क्या है? कोएंजाइम्स है। NAD प्लस NADP आर कोएंजाइम्स। और इनमें कौन सा विटामिन होता है? B3। विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है बच्चों? नियासिन। क्या है? नियासिन। और नियासिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है? बोलो, पेलेग्रा। तो नियासिन की कमी से कौन सी डिजीज होगी? पेलेग्रा, जिसमें 3D सिम्टम होता है। कौन सा? 3D सिम्टम। सारे सिम्टम्स D से स्टार्ट होंगे, जैसे डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस इज व्हाट? इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन। डर्मा प्लस आइटिस, मैंने आपको बताया हुआ है, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। जैसे कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टाइवा का इन्फ्लामेशन होना। एपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होना। क्लियर? तो डर्माटाइटिस पहला डी से। दूसरा डिमेंशिया, दैट इज मेमोरी लॉस। डिमेंशिया इज मेमोरी लॉस, डर्माटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन। एंड थर्ड इज डायरिया। डायरिया में मैंने आपको बताया हुआ है, जब फ्रीक्वेंसी बाउल मूवमेंट की क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, बार बार पॉटी करने जाना पड़े, और जब लिक्विड कंटेंट बढ़ जाए किसका? फीकल मैटर का, और जिससे एब्जॉर्प्शन कम हो जाए फूड का, उसी को बोलते हैं डायरिया। तो 3D सिम्टम होता है किसमें? पेलेग्रा में। अगर टाइम रहते आपने ट्रीट नहीं किया पेशेंट को तो 4th D आएगा। क्या आएगा? 4th D। एंड 4th D व्हाट? डेथ। क्लियर? तो 4th D आ जाएगा, दैट इज डेथ। क्लियर? तो ये समझ में आया आपको? उसके बाद नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखना, यहीं से रिवाइंड करके, फिर आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं मेटल आयंस क्या हैं।
तो मेटल आयंस आर inorganic cofactor. Metal ions are inorganic cofactor attach with ions are inorganic cofactor attach with active site through coordination bonds. Active site attach with active site through coordination bonds. Inorganic cofactor attach with ये भी ये कर लो, attach with a side chain. Attach with inorganic cofactor attach with a side chain to active site through coordination bond. मतलब मान लो मेटल आयन है, ये मेटल आयन है, तो मेटल आयन एक साइड चेन के थ्रू अटैच होगा किससे? एक्टिव साइड से। ये क्या है? दिस इज साइड चेन। इस साइड चेन से और यहाँ पे लगा होगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। तो एक्टिव साइड एक अपने साइड चेन से, इतना याद रखना है कि साइड चेन से मतलब एक साइड चेन के साथ जुड़ा होगा एक्टिव साइड से, और मेटल आयन दूसरे तरफ अटैच होगा किससे? अटैच होगा सबस्ट्रेट से। और दोनों जगह यहाँ पे साइड चेन है, साइड चेन के थ्रू एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मतलब साइड चेन तो रहेगा लेकिन वहां पे एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रहता है, साइड चेन, ठीक है ना। मतलब एक ऑर्गेनिक में पढ़ते हो आप, एक मेन पेरेंट चेन हो गया, एक साइड चेन हुआ, उसी तरह का यहाँ भी है। एक मेटल आयन है, वो एक अपने उसमें कुछ अटैचमेंट होता है, ऐसा समझ लो, साइड से उसमें एक साइड चेन होगा मेटल आयन में, उससे वो एक्टिव साइड से और मेनली अटैच होगा किसी साइड चेन से नहीं, खुद ब खुद किससे? सबस्ट्रेट से। तो मेटल आयन दो से अटैच होगा, सबस्ट्रेट से समझो कि उसका एक मेनली वो अटैच है, मेनली खुद से, और एक साइड चेन बनाता है, एक साइड चेन उसमें रहता है मेटल आयन में, साइड चेन, उस साइड चेन से अटैच होता है किससे? एक्टिव साइड से, और दोनों जगह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं। तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर अटैच विद ए साइड चेन टू एक्टिव साइड थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये चीज ऐसे ब्रैकेट में आप लिख लो, through coordination bond and one or more coordination bond and with one or more coordination bond to substrate। तो दोनों जगह जो इसकी बाइंडिंग है इसके थ्रू है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, क्लियर? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। तो मेटल आयंस एक्टिव साइड से भी अटैच है, सबस्ट्रेट से भी अटैच है, क्लियर? खुद डायरेक्ट अटैच होता है सबस्ट्रेट के साथ, यहाँ पे उसका एक साइड चेन होता है, उससे वो अटैच होता है एक्टिव साइड से। लेकिन दोनों में जो बॉन्ड है दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इतना आपसे कोई नहीं पूछेगा कैसा क्या है, बस इतना याद रखना है कि जो बॉन्ड है दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और ये किस से अटैच है? तो एक्टिव साइट से भी अटैच है मेटल आयन, और सबस्ट्रेट से भी अटैच है। सबस्ट्रेट से खुद ब खुद अटैच है डायरेक्टली, और यहाँ पे इसका एक साइड चेन होता है, वो साइड चेन
से अटैच होता है एक्टिव साइट से, लेकिन दोनों जगह जो बॉन्ड है दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इतना आपको याद रखना है। अब मेटल आयंस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो मेटल आयंस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ये याद रखना आपको, और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको मैं रब कर रहा हूं इधर, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं बच्चों, इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिखते हैं, ब्लू से। तो मेटल आयंस के कौन कौन एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल ऑफ मेटल आयन जो एनसीईआरटी में दिया है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, दैट इज एंजाइम इज कार्बोक्सी पेप्टिडेज, दिस इज द एंजाइम, क्लियर। एंड मेटल आयन कौन है इसमें, तो मेटल आयन इज जिंक, मेटल आयन कौन है बच्चों, जिंक, ये याद रखना है कार्बोक्सी पेप्टिडेज में। फिर जो एंजाइम है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इन पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद अलग जब आप रिएक्शन पढ़ोगे तो वहां पे ये भी दिया हुआ है, उस चैप्टर में नहीं है, यानी एंजाइम वाले चैप्टर में यही दिया हुआ है बस एनसीईआरटी में, कार्बोक्सी पेप्टिडेज और उसका मेटल आयन है जिंक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज उसका मेटल आयन भी है जिंक, Zn2+, ओके। तो Zn2+, यहाँ भी Zn2+, तो ये हो गया जिंक। उसके बाद तो ये एंजाइम है, उनमें ये मेटल आयन प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में जो मेटल आयन है दैट इज Zn2+, जिंक। और अगर ये मेटल आयन रिमूव हो गया तो एंजाइम की एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। कोई भी अगर कोफैक्टर, वो मेटल आयन हो या प्रोस्थेटिक ग्रुप हो या कोएंजाइम हो, कोई भी कोफैक्टर अगर रिमूव हो गया तो कैटालिसिस विल बी लॉस्ट, तो ये याद रखना है। उसके बाद कुछ एंजाइम है जैसे नाइट्रोजनेज, इसमें जो मेटल आयन है दैट इज मोलिब्डेनम, MO, मोलिब्डेनम, क्लियर, मोलिब्डेनम है। फिर कैसे याद रखोगे, नीमो कोई लड़की का नाम है, नीमो प्यार से बोलते हैं ना, तो नीमो, Ni फॉर नाइट्रोजनेज, ये दोनों तो आपको याद रखना ही है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज में जिंक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में भी जिंक, दोनों मिलते जुलते हैं। कार्बो जो भी कार्बन वाले हैं उसमें जिंक यानी C लगा है ना, तो यानी जो भी C वाले हैं उसमें जिंक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज या कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सब पे क्वेश्चन उतना नहीं आया होगा। फिर मैग्नीशियम किस किस में है, तो चलो उधर लिखते हैं। मैग्नीशियम किस किस में है, तो एंजाइम का नाम है ये काइनेजेस, एंजाइम है काइनेजेस, इनोलेजेस एंड डिहाइड्रोजेनेसेस, इन तीनों में कौन है, मैग्नीशियम। कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखना है, मेगाकिड, इस तरह से, किड में KID होता है, इसमें मेगाकिड KIED, मेगा फॉर मैग्नीशियम, K फॉर काइनेज, KI फॉर काइनेज, E फॉर इनोलेज एंड D फॉर डिहाइड्रोजनेज, मेगाकिड। C वाले किसमें है, C वाले में जिंक, क्योंकि जिंक में C है, तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज या कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिंक में C है, तो C से जो भी स्टार्ट होगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज या कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसमें क्या होगा, उसमें जिंक होगा, क्लियर। उसके बाद इसको कैसे याद रखोगे, नाइट्रोजनेज, नीमो, ठीक है ना।
नीमो या नमो, नरेंद्र मोदी को बोलते हैं ना नमो, तो उससे भी याद रख सकते हो नाइट्रोजनेज। इसमें उसका कोफैक्टर क्या है, मेटल आयन मोलिब्डेनम। क्लियर। उसके बाद कॉपर जो है, मान लो Cu2+, कॉपर Cu2+, कॉपर, इसको याद रखना है कट से, कट कॉपर फॉर टायरोसिनेज। टायरोसिनेज में जो मेटल आयन है दैट इज कॉपर, कॉपर टी। कॉपर टी एक कॉन्ट्रासेप्टिव भी डिवाइस होता है, कॉपर टी फैमिली प्लानिंग में यूज करते हैं, तो कॉपर टी, Cu फॉर कॉपर, T फॉर टायरोसिनेज। क्लियर। तो इस तरह से कुछ मेटल आयन है जो आप याद कर सकते हो। एक आयरन का भी याद कर लो, आयरन कहाँ कहाँ है, साइटोक्रोम, ये एंजाइम है साइटोक्रोम में। फिर एकोनिटेज, ये भी एक एंजाइम है, यहाँ पे आयरन है। तो इस तरह से कुछ कोफैक्टर हैं, और कोफैक्टर में कह सकते हो मेटल आयंस हैं जो यहाँ प्रेजेंट है बच्चों। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इनको। क्लियर। तो इतना आपने को पढ़ना है, यहाँ तक आप वीडियो देखिए बार बार, बहुत इजी वे में बताया है मैंने। नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सअप कीजिए, डाउट पूछिए मेरे से। क्लियर। ओके, थैंक यू।